हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 11 के 31 नंबर से न्यूमेरिकल। यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 नंबर तक सोल्यूशन कर लिया था। अब इसको करेंगे, इसमें से 31 नंबर से सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो देखिए, इसको शुरू करने से पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में 19 नंबर का सवाल छोड़ दिया था, यानी उसमें छूट गया था, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। यानी जो पिछले वीडियो में हम लोग का 19 नंबर का क्वेश्चन था उसको पहले देख लेते हैं कि वो क्या था। तो 19 नंबर का क्वेश्चन था कि यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई 2 गुनी कर दे तो उसका आयतन प्रसार गुणांक होगा। ठीक है, यदि किसी छड़ की लंबाई को 2 गुना कर दे तो उसका आयतन प्रसार गुणांक होगा, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए, मैं आपसे बात पूछूं कि मान लीजिए 1 लीटर द्रव है, ठीक है, तो उसका घनत्व तो कितना होगा, यही होगा ना, 1000 होगा, या इसी को लिखते हैं कितना, 10 की पावर 3। इतना क्लियर है। अब वहीं ले ले, मान लीजिए ये तो 1 लीटर था, यही ले ले 5 लीटर जल, तब भी उसका घनत्व तो कितना होगा, उतना ही होगा। 100 लीटर ले ले, तभी क्या होगा, उसका घनत्व उतना ही होगा, इतना ही होगा। तो उसी तरह ये कोई छड़ है, ठीक, मान लीजिए उसी प्रारंभ में लंबाई इतनी है, तो इसका आयतन भी होगा। यदि इसी छड़ को बढ़ा दे, यानी इसकी लंबाई में 2 गुना की वृद्धि कर दे, यानी खींच के बढ़ा दे, तभी क्या उसका आयतन वही रहेगा। जी हाँ, वही रहेगा। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो ठोस होता है उसका आयतन निश्चित होता है, पढ़ा है ना, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसमें ये नहीं कर रहा है ना कि इसमें बाहर से एक क्या किया जाए, धातु को जोड़ा जा रहा है। भाई अगर बाहर से किसी धातु को यानी छड़ को जोड़ के उसकी लंबाई बढ़ाई जाए तब तो आयतन में वृद्धि होगा ही, लेकिन इसी छड़ को क्या किया जाए, इसका मान लीजिए L लंबाई की है तो इसका आयतन भी है, बात समझिएगा। ऐसी को बढ़ा के 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन तो वही रहेगा ना, बस इसकी लंबाई बढ़ जाएगी ना, आयतन तो वही रहेगा ना। जैसे इस पानी की बात हो रही है कि 1 लीटर पानी तो उसका घनत्व तो क्या है, 1000 है। 5 लीटर लेंगे तभी उसका घनत्व उतना ही होगा, 100 लीटर लेंगे तभी भी उसका घनत्व क्या होगा, उतना ही होगा। तो आप इसकी लंबाई को कितना भी गुना कर दीजिए, उसका आयतन उतना ही रहेगा, यानी आयतन प्रसार गुणांक सेम रहेगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर आप मार सकते हैं। आप इसके अनुसार आप मार सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, उतना ही रहेगा, ठीक है, उतना ही रहेगा। तो ये रहा पिछले वीडियो का 19 नंबर क्वेश्चन जो कि छूट गया था, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे आप लोग देख लिए, ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट, ठीक ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन जो कि 31 नंबर से शुरू है, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए, बात सबको समझ में आएगी ना, बस समझना था। चलिए हम लोग देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है, जमी हुई नहीं है, जमने जा रही है। तो कह रहा है कि पेंदे के पानी का इस क्षण तापमान होगा। देखिएगा, कोई भी जल है, कोई भी द्रव है, तो वो किस डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू करता है, 0 पे नहीं, 40 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू कर देता है। जैसे उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, वो बर्फ ऊपर से जमना शुरू हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए बर्फ जम गया, तो इसके नीचे तो अभी द्रव ही रहेगा ना, तो इसी का तापमान पूछ रहा है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू करता है, तो यानी ये वाला पोर्शन जमना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब अभी इसका भी तापमान कितना ही है, 4 ही डिग्री सेल्सियस है ना, कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस ही है। तो आप ऑप्शन मार सकते हैं। अब 31 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। इतनी बातें सबको समझ में आई, ये ऑप्शनल था, ठीक है। ये एक याद करने वाली भी पॉइंट है कि जब द्रव जमना शुरू करता है तो उसके जो नीचे का जल होता है उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद करने की भी एक चीज है, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है, तो घनत्व सबसे अधिक होता है, आयतन सबसे कम होता है। इस तापमान को याद रख लीजिए आप लोग, इतना क्लियर है।
चलिए देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। अब इसका तापमान बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। यदि गर्म करने के बाद घन की प्रत्येक भुजा 1.005 मीटर हो जाती है, तब घन के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। 32 नंबर के क्वेश्चन में रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा का मान पूछ रहा है। आपको दो ताप दिया है, एक 0 डिग्री सेल्सियस, एक 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 100 माइनस 0 यानी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इसकी प्रारंभिक लंबाई दिया है 1 मीटर और दिया है कि जो बाद में इसमें वृद्धि हो रही है कितने की हो रही है? तो डेल्टा एल, सॉरी बाद में कितने की हो जा रही है, यानी L1 दिया है, L2 दिया है, तो बाद में कितने की हो जा रही है? तो 1.005। तब हम लोग डेल्टा एल निकालें तो कितना हो जाएगा? 1.005 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0.005 मीटर। इतनी बातें सबको समझ में आई है? इतना समझ में आया सबको? इतना सब वैल्यू दिया था आपके क्वेश्चन में ही। अब पूछ रहा है रेखीय प्रसार गुणांक, तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है? डेल्टा एल बटा में एल डेल्टा टी होता है ना। बस डेल्टा एल का मान निकाले रखिए, निकाले ये रखिए 0.005 बटा में एल का मान जो प्रारंभिक लंबाई हो कितना है? 1 है, और डेल्टा टी का मान कितना है? 100 है। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो अल्फा बराबर कितना निकल के आ जाएगा? ये 100 क्या जाएगा? ऊपर जाएगा ना, या 100 से सीधे डिवाइड करिए या 100 को ऊपर लेके जाइए तो हो जाएगा 0.005 गुणे 10 की पावर माइनस 2। 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, उस ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखिए इतना आंसर दिया है या इसको कन्वर्ट किया है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी यहाँ पे दशमलव के लेकर आते हैं तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 स्थान तक जाएगा ना, तो 5 गुणे 10 की पावर इसमें 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो -2 है, -2 है, अब -3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आ जाएगा आपका अल्फा बराबर 5 गुणे 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये रहा आपका अल्फा का मान, यानी रेखीय प्रसार गुणांक 5 गुणे 10 की पावर -5 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन की बात करें 32 का, 5 गुणे 10 की पावर कौन दिया? ऑप्शन नंबर ए ही दिया है ना, 5 गुणे 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ठीक है, सब प्रोसेस समझ में आया कैसे सोल्यूशन करना था? देखिए आपके ऑप्शन में 10 की पावर -6 दिया है, जो कि हम लोग कर रहे हैं, तो -100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 -2 होगा, और 3 ही स्थान तक ले जा रहे हैं, 3 की वृद्धि होगी तो -5 ही होगा। ठीक ना, वो 6 किया लेकिन 6 नहीं होगा, -5 होगा। इतना क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। और वैसे भी 5 ही दिख रहा है और सब में तो अलग उसका मैग्नीट्यूड है, यानी उसका जो दिया है आगे जो मान 5, जैसे हम लोग ने सोल्व किया तो 5 है, लेकिन इसमें 15 19 18 दे रहे, तो ऐसे भी आप अलग देख रहे हैं ए ऑप्शन को, तो ऐसे मार सकते हैं। ठीक है, तो 32 नंबर के क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर हम लोग देखते हैं आगे 33 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको नोट करिए। चलिए देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात और तांबे की बनी द्विधात्विक पत्ती गर्म करने पर क्या होगी? ऐंठ जाती है, या सीधी रहती है, या इस तरह मुड़ती है कि तांबा उसके उत्तल की ओर रहता है, या इस तरह मुड़ती है कि इस्पात उसके उत्तल की ओर रहता है। तो इस पे आपको ध्यान देखना है कि कौन सी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक, यानी उनमें जो ताप बढ़ाते हैं उसमें प्रसार जो होता है अधिक होता है, जल्दी से होता है। तो किस में होता है भाई? तो तांबा में होता है। इस्पात की अपेक्षा तांबा में क्या होता है? उसमें प्रसार अधिक होता है। तो जो तांबा की होगी, जैसे ऐसे बनी है ना, मान लो जो ये तांबा की है और एक क्या है इसी में सटे हुई क्या है, एक इस्पात की है, तो इसको गर्म करेंगे तो ये तांबा वाला क्या होगा? ऐसे मुड़ता जाएगा, यानी प्रसार की वजह से क्या होगा? मुड़ जाएगा। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। बात सबको समझ में आई ना? यानी जो देखेंगे कि कौन सी धातु में उसमें प्रसार अधिक होता है, तो जैसे उष्मा देंगे तो अब उसमें प्रसार सबसे पहले होगा, तो वही ना मुड़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर इस तरह मुड़ती है कि तांबा उसके उत्तल की ओर रहता है, यानी तांबा जल्दी से क्या होगा? मुड़ के हो जाएगा। ठीक ना, चलिए ऑप्शनल था, बस ऐसे इसको याद करना है।
34 नंबर का क्वेश्चन सुनिए, थोड़ा ये मजेदार है, ठीक ना। 34 वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी धातु का सेल्सियस स्केल पर तापमान में लंब प्रसार गुणांक अल्फा है तो सेल्सियस स्केल के स्थान पर फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग करने पर अल्फा का आंकिक मूल्य होगा, ठीक ना। ताप की बात कर रहा है और रेखीय प्रसार गुणांक दिया है, तो रेखीय प्रसार गुणांक पढ़े हम लोग क्या, डेल्टा एल बटा में एल डेल्टा टी, एल गुणे डेल्टा टी। हम लोग को जिक्र किया है रेखीय प्रसार और ताप के बारे में, तो यदि हम इसको कांस्टेंट मान लें, डेल्टा एल और एल को कांस्टेंट मान ले तो क्या होगा, अल्फा प्रोपोर्शनल 1 डेल्टा टी होगा। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 डेल्टा टी होगा। और मैंने बताया है कि जो भी प्रोपोर्शनल आता है वो भी व्युत्क्रमानुपाती, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो मैंने अनुपात बताया है कि कैसे अनुपात लगाते हैं दो में, ठीक ना। तो 2 का मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ना, तो अल्फा सी बटा में अल्फा एफ निकाले तो क्या आएगा, सी एफ है तो एफ सी हो जाएगा, यानी इधर डेल्टा एफ होगा और इधर क्या होगा, डेल्टा टी सी होगा। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए, और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में अनुपात कितने का होता है हम लोगों ने निकाल चुका है, कितने का, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करें, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करते इधर 5 था, इधर 9 था ना बट्टे में, और फ़ारेनहाइट 5 होता है सेल पर, अरे सॉरी फ़ारेनहाइट पे 9 और सेल्सियस पे 5, ये अनुपात होता है एक खाने का। तो सेल्सियस ये यहाँ पे सेल्सियस, यहाँ पे फ़ारेनहाइट हो तो रख सकते हैं यहाँ पे क्या कि अल्फा सी बटा में अल्फा एफ बराबर रख सकते हैं क्या, यहाँ पे 9/5 रख सकते हैं, क्योंकि भाई इनके अनुपात हमने निकाला है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच अनुपात होता है 9/5 का, तो वो रख सकते हैं, ठीक। चलिए, अल्फा सी का मान दे दिया कि हमको अल्फा रखना है, यानी उसका सेल्सियस पे रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा तो निकाल नहीं देंगे, अल्फा एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको पलट देते हैं पहले, अल्फा सी बटा में 5/9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मान निकालना तो इसका जाकर उसमें गुणा हो जाएगा, तो अल्फा एफ बराबर कितना हो जाएगा, 5/9 अल्फा सी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अल्फा सी का मान दिया है अल्फा, यानी यहाँ पे सी नहीं लिख देंगे, अल्फा बस लिख देंगे। तो फ़ारेनहाइट पे रेखीय प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा, 5/9 अल्फा, 5/9 अल्फा, उसका आंकिक मांग होगा इतना, ठीक है। तो ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 5/9 अल्फा, 5/9 अल्फा, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या कर गया, मैच कर गया। समझ में आया प्रोसेस सबको? आपका रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है इतना, बस इन दोनों के बारे में जिक्र किया है तो इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं तो क्या होगा कि जो रेखीय प्रसार गुणांक होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा टी के। अब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का अनुपात निकाले रेखीय प्रसार गुणांक में, तो जो इधर हम लोग सी एफ लेते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मैंने बोला है ना पलट जाता है, तो एफ सी हो जाएगा। एफ और सी में हम लोगों ने अनुपात निकाल रखा है, या इतना आप लोग को मालूम होना चाहिए कितना होता है, 5/9 का, यानी एफ पे 9 होगा तो सी पे 5, एक खाने का अनुपात है, तो यहाँ पे रख सकते हैं उन दोनों का मान। अल्फा सी का मान दिया था अल्फा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन में कि सेल्सियस पैमाने पर रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, यानी सेल्सियस पे जो रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फा है, तो इसका मान रखेंगे। और पूछ रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट पे अल्फा का मान, तो क्या हो जाएगा, निकाल के यहाँ पे आ जाएगा 5/9 अल्फा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या था, सही था। इतना क्लियर है? इसको नोट करिए। देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। तो सुनिए 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा नंबर, 35 नंबर का क्वेश्चन सुनिए, थोड़ा वजनदार है, ठीक ना, बस समझना है आपको। कह रहा है कि एक एल्युमिनियम की डिस्क 15 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेंटीमीटर व्यास की है, ठीक है, एक एल्युमिनियम की डिस्क है, इसका व्यास दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, कितने ताप पे, 15 डिग्री सेल्सियस ताप पे है। कह रहा है कि तथा वह डिस्क 115 डिग्री सेल्सियस पर इस्पात की प्लेट के वृत्तीय क्षेत्र में फंस जाती है,
यानी इस डिस्क को गर्म किया जाता है 115 डिग्री सेल्सियस पे। और गर्म करने के बाद जो इसकी भाई बढ़ेगा ना, इसका गर्म करेंगे तो इसमें प्रसार होगा। तो मान लेते हैं बढ़ के, और एक इस्पात का क्या है, एक इस्पात है, ठीक ना। इसी में क्या किया जा रहा है, इसको फिट किया जा रहा है। यानी इसका जो है इतना मतलब इसको कितना डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस ताप दे रहे हैं। तो इसकी साइज मान लीजिए इतना हो जा रही है। एक क्या है, एक इस्पात की क्या है, प्लेट है, उसमें एक ऐसा ही होल है, ठीक ना, इतना बड़ा। इसी में इसको क्या किया जा रहा है, फंस जा रहा है। मतलब इसकी इतनी मतलब इसमें इतना प्रसार हो रहा है कि इस पे जाके एकदम सेम, यानी इसके जस्ट जो शेप हो रहा है इतना इस शेप पे जाके इसमें फंस जा रही है। ठीक है, समझे कि इसमें एक जो इस्पात है इसका प्लेट में एक छिद्र है, ऐसी छिद्र में इसको 15 डिग्री सेल्सियस 115 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए तो जाके इसमें फंस जाती है। बात सबको समझ में आई? तो देखिए, जब इसको 15 डिग्री सेल्सियस से 115 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं तो इसका व्यास 15 डिग्री सेल्सियस पे 10 है, तो 115 डिग्री सेल्सियस पे कुछ होगा, मतलब बढ़ेगा ना। तो जो व्यास बढ़ेगा वहीं तो इस इस्पात के छिद्र का भी व्यास हो जाएगा, छिद्र का भी व्यास हो जाएगा। अब देखिए, इसके क्षेत्रफलों में अंतर पूछ रहा है, तो इसकी क्षेत्रफल में अंतर कैसे निकालते हैं, तो जो इसका व्यास होगा, फिर इसको कह रहा है कि इसको देखिए क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। दोनों के बीच 15 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल में का अंतर होगा। अब फिर इसको 115 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जा रहा है, गर्म करके इसमें फंसा दिया जा रहा है। तब फिर कह रहा है कि फिर 15 डिग्री सेल्सियस ताप कर दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा। तो भाई जब 15 डिग्री सेल्सियस 115 डिग्री सेल्सियस से फिर इससे कम ताप करेंगे तो इसमें मतलब फिर इसमें क्या होगा, सिकुड़ापन होगा, तो इसका व्यास बदलेगा। और जो व्यास बदलेगा तो इसका व्यास और इसका व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाल देंगे। और क्षेत्रफल में अंतर कैसे निकलता है, तो क्षेत्रफल में अंतर निकलता है किससे, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। इसमें अंतर निकालना है तो इसकी त्रिज्याओं का क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। तब जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वही क्षेत्रफल में अंतर आएगा। तो यही हम लोग को फार्मूला नोट करना है। तो इस फार्मूले को नोट करने से पहले भाई हमको R2 चाहिए, R1 चाहिए। तो R1 तो एग्जैक्ट यहाँ पे दिया है, बस 10 का क्या कर दें आधा, तो 5, यानी यही जो है हम लोग की क्या है, R1 है। R1 यहाँ से क्लियर हो गया है। R2 निकालना है, तो R2 को निकालने के लिए भाई ये 15 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 115 डिग्री सेल्सियस पे इसमें कितना वृद्धि होगा, तो रेखीय प्रसार निकाले, रेखीय प्रसार निकाले। इसका दिया है, हम लोग का दिया है, ये क्या है, एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम का दे रखा है क्या, एल्युमिनियम का अल्फा ए बराबर दे रखा है, रेखीय प्रसार गुणांक दे रखा है एल्युमिनियम का कितना, 0.0000017 दिया है, हाँ इतना दिया है प्रति डिग्री सेल्सियस। और जो इस्पात है उसका भी दे रखा है कितना, 0.000012 है प्रति डिग्री सेल्सियस। यानी इस इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक और इस डिस्क का रेखीय प्रसार गुणांक दे रखा है। तो हम लोग निकाल लें कि इसके व्यास में कितने की वृद्धि होगा। तो यहाँ से डेल्टा एल निकाल ले किसका, एल्युमिनियम का, डेल्टा एल किसका निकाल ले, एल्युमिनियम का। तो कितना होगा भाई, क्या होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, क्या होता है, अल्फा बराबर होता है ना डेल्टा एल बटा में एल डेल्टा टी, एल डेल्टा टी। यहाँ से एल निकालेंगे तो इन सबका गुणा होगा ना, यानी अल्फा एल डेल्टा टी। तो अल्फा एल एल्युमिनियम का निकाले अल्फा एल, तो क्या होगा, अल्फा ए एल गुड़े एल ए एल गुड़े डेल्टा टी ए एल, यही है। तो डेल्टा टी कितना है, 15 और 115, तो डेल्टा टी निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 115 में से घटा दे 15 तो कितना आएगा, 100 ही आएगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना सबको, क्या करना है हम लोग को, R2 का मान निकालना है। तो भाई R2 का मान कैसे निकालेंगे, ये तो R1 तो दिया है शुरू में, R2 का मान निकालेंगे तो यही इसमें कितना रेखीय प्रसार गुणांक हुआ है वही ना होगा R2, तो उसी को निकाल रहे हैं, ठीक ना, इतना क्लियर है। तो यहां से निकालेंगे डेल्टा ए एल, यानी डेल्टा एल्युमिनियम का जो लंबाई में वृद्धि यानी उसके व्यास में वृद्धि कितना हो जाएगा, तो इसका मान दिया है कितना,
0.00017 गुणे डेल्टा एल का मान दिया है कितना, शुरू में 10 दिया है, गुणे डेल्टा टी कितना है 100। अब इसका गुणा करेंगे तो डेल्टा जो एल निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 2 3, 3 स्थान तक जाएगा ना, 1 2 3, यानी आ जाएगा 0.017 मीटर। इतना क्या होगा, इसमें वृद्धि हो जाएगा, इसकी क्या होगी, इसकी व्यास में वृद्धि हो जाएगी। तब जो इसका व्यास होगा यानी 115 डिग्री सेल्सियस पे व्यास कितना होगा, 115 डिग्री सेल्सियस पर व्यास कितना हो जाएगा, डिस्क का व्यास, वो भी किसका, डिस्क का कितना हो जाएगा। तो पहले है 10 और फिर वृद्धि हो रहा है 0.017 का, तो कितना हो जाएगा 10.017 मीटर। इतना बातें सबको समझ में आई है, इतनी बात सबको समझ में आई है, ठीक ना। ये निकला भी एल, यानी जो एल्युमिनियम का डिस्क है उसके व्यास में वृद्धि निकला कि इतना का वृद्धि हुआ, तो उसका व्यास कितना हो गया। तो पहली वृद्धि, अरे सॉरी, पहले इतना 10 था, फिर उसमें वृद्धि हुआ इतने का, तो टोटल कितना हो, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 10.017 मीटर। अब यही जो डिस्क है इस इस्पात के छिद्र में फंसाई गई है, इसका मतलब जो इस्पात का छिद्र है उसका भी व्यास कितना है 10.017 ही है ना। तो क्या यहां से लिख सकते हैं हम लोग, यहां से लिख सकते हैं, इस फार्मूले को मिटा दें, इस फार्मूले को फिर लिख सकते हैं बाद में, ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 115 डिग्री सेल्सियस पर जो डिस्क का व्यास होगा, डिस्क का व्यास वो बराबर होगा किसके, तो इस्पात के, इस्पात के व्यास के बराबर, इस्पात के व्यास के बराबर। तो इसका व्यास कितना है, तो 10.017 है, यानी इसका मतलब इसका इस्पात का भी इतना ही होगा 10.017 इतना ही होगा, यानी डिस्क का व्यास इतना है तो इस्पात का भी व्यास इतना होगा। अब इसको 15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाएगा तो इसमें कितना वृद्धि, इसमें अब कमी आएगी ना। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने में निकाल देते हैं, ठंडा करने में व्यास में कमी, व्यास में कमी वैसे ही निकालेंगे। किसके व्यास में कमी, तो इस्पात के व्यास में कमी, किसके व्यास में, तो इस्पात के व्यास में कमी। इसका व्यास इतना है तो 15 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वही डेल्टा एल निकालिए रेखीय प्रसार गुणांक से ही, लेकिन यहाँ पे रेखीय प्रसार गुणांक किसका रखेंगे, इस्पात का, गुणे एल होता है और गुणे डेल्टा यहाँ पे यानी डेल्टा टी, एल का मान भी यहाँ पे 10 ही रखेंगे, ठीक ना। चलिए इसका मान दिया है कितना, तो 0.0000 कितना दिया है 1 2 दिया है, गुणे 10 गुणे 100। इतना बात सबको समझ में आई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे वैसे ही तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एल एस बराबर आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 0.012 मीटर, यानी इसमें इतने की क्या होगी, कमी होगी। तो पहले इतना था, अब इतने की क्या हो गई, कमी हो गई, तो अब व्यास कितना हो गया, तो इसमें से माइनस कर देंगे ना, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी जो अब व्यास होगा किसका, व्यास किसका, इस्पात का, इस्पात का व्यास कितना हो गया, तो 10.017 माइनस 0.012, तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 10.0, देखिए 1 में से गया 0 और 7 में से 2 गया 5, इतना होगा 10.005 होगा। तो देखिए ये ए व्यास निकल गया किसका, यहाँ इस्पात का व्यास निकल गया, यानी इस्पात का व्यास निकल गया कितना, इस्पात का व्यास कितना निकल गया, कितना 10.005। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी R2 कितना हो जाएगा, R1 तो हम लोगों ने निकाल रखा है, अब R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा 10 यानी इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का क्या, R2, तो कितना हो जाएगा 5.025, इतना ही हो जाएगा ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 दशमलव लगेगा, फिर ये 0 ये 0, अब 2 बार भाग जाएगी, फिर 10 होगा तो 2 5 10, तो कितना हो गया, R2 का मान ये हो गया, R2 का मान
अब बस हम लोग को निकालना क्या है, इस चित्र को मिटा के हम लोग को निकालना क्या है, क्षेत्रफल में क्या निकालना है, कमी निकालना है, क्षेत्रफल में अंतर निकालना है। तो मैंने फार्मूला पहले ही लिख दिया था, क्या फार्मूला मैंने पहले ही लिख दिया था कि क्षेत्रफल में कमी जो होगी पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर होगी। r1 r2 मतलब जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा बाद में। तब जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, तो पाई r1 का मान जो सबसे बड़ा है भाई, तो 5.00525 माइनस कितना है 5, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे ना, अब इसी को करना है सॉल्व। तब जो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई, अब इसका स्क्वायर है, ठीक ना, स्क्वायर कर दे, या एक और तरीका कर सकते हैं, क्या इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। नोट कर लीजिए सब लोग, थोड़ा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ठीक ना, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट किए होंगे आप लोग। तो चलिए, तो क्या होगा, देखिए वर्गांतर का नियम पढ़े होंगे आप लोगों ने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसे लिखते हैं ना। तो सेम वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, 5.0025 धन 5 और दूसरे ब्रैकेट में 5.0025 माइनस 5, इतना कर सकते हैं। तब यहाँ से क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा पाई, अब इसको जोड़ दीजिए तो 10.0025 गुणे, अब इसमें यानी यहाँ से घट गए तो 0.0025, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 3.14 गुणे करना है, अब इसका गुणा करिए इसमें, अब इसका गुणा करना है इसमें, यानी 2 2 4 स्थान पे यहाँ पे दशमलव, 2 2 4 स्थान पे यहाँ पे दशमलव, गुणा कर दे, गुणा भी आसान है, 25 का 25, देखिए 25 का 25 में गुणा करना है, तो देखिए 25 पाँचे, यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ, 25 पाँचे 125, हासिल कितनी लगेगी 12, फिर 25 दूना 50, 50 में 12 जोड़ेंगे 62, तो 2 हासिल लगा कितना, अब 6 लगा, 25 0 0 हासिल 6 है तो 6 आ जाएगा, फिर 25 0 0 तो 0 लिख लेते हैं, उसके बाद से 25 0 0 तो फिर लिख लेते हैं 0, फिर 25 से कम में 25 तो लिख लेते हैं क्या 25, दशमलव कितने स्थान पे लगाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, यानी लगाना है कितने स्थान पे, 8 स्थान पे। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, यानी और इधर आ जाएगा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको इतना 3.14 गुणे 0.025 0 ऐसे गुणा करेंगे, ठीक ना। अब इसका गुणा करेंगे, आप लोग गुणा कर लीजिए कैलकुलेटर से, इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3.14 गुणे 0.025 यानी 25 ऐसे, ठीक ना, सब लिख लेते हैं भाई। चलिए इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.078, इतना ही है ना, 0.078, ठीक ना, ये आ जाएगा आपका क्या आंसर, इतना 0.078 क्षेत्रफल वर्ग इकाई, ठीक ना, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले, कैलकुलेशन बहुत बड़ा था भाई, ऑप्शन की बात कर ले 35 का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 0.078, 0.078 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब सेंटीमीटर है ना भाई, सब लंबाई क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दी थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी मैच किया, ठीक ना। सॉल्यूशन सबको समझ में आया, क्या करना था, ये तो मिटा दिया गया है, ठीक ना। बस करना क्या था, आपका जो शुरू में एल्युमिनियम का जो व्यास मतलब व्यास दिया था वो दिया था, तो उससे R1 निकाल लेंगे, फार्मूला यही है क्षेत्रफल में कमी निकालने का। R2 निकालने के लिए हम लोग 115 पे देखेंगे उसके व्यास में कितना वृद्धि हुआ होगा, और वहीं फिट हुआ है किसके, इस्पात के वृत्त में,
तो वहीं उसका व्यास बन जाएगा। फिर उसको ठंडा किया जा रहा है 15 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसमें निकालने कितने की कमी होगी तो उसके व्यास में से घटा देंगे तो वो एक व्यास मिलेगा, एक पहले का व्यास है तो व्यास का आधा करते हैं तो त्रिज्या मिलती है और वहीं दोनों त्रिज्याओं का अंतर करके हम लोग निकाल लेते हैं क्या, क्षेत्रफल में अंतर। बात एकदम छोटा था लेकिन उसको क्या करना था, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था तो क्या हो गया, प्रोसेस ज्यादा बढ़ गया है। तो बात सबको समझ में आई है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ है, बी। तो इसको नोट करिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर में, यदि जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इसका आयतन होगा। मैंने एक ग्राफ बनाया था ना, ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है। तो अब बात किया है कि 2 डिग्री सेल्सियस से हम लोग 3 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं, ठीक ना, यानी यहां से यहां जा रहे हैं, तो इसके आयतन में क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस पे आयतन इतना है, 3 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो रहा है, कम हो रहा है ना, इसका मतलब कम हो रहा है। ग्राफ यही बता रहे ना कि 2 डिग्री सेल्सियस पे आयतन इतना है, 3 डिग्री सेल्सियस पे उससे कम हो रहा है, तो आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। क्या होगा भाई, घटेगा। 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, घटेगा। यही 3 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे तो क्या हुआ होता, बढ़ा होता, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया होगा ये तो। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सुनिए। कह रहा कि पारे का कांच के सापेक्ष आभासी प्रसार गुणांक इतना है, इसका वास्तविक प्रसार गुणांक इतना है, कांच का रेखीय प्रसार गुणांक होगा, ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक होगा। तो चलिए सिंपल सी, तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर पड़ा है क्या, तो आभासी प्रसार गुणांक और प्लस बर्तन का प्रसार गुणांक सबका यहाँ पे वैल्यू दिया है। वास्तविक प्रसार गुणांक का वैल्यू दिया है कितना, 0.0018 बराबर आभासी प्रसार गुणांक दिया 0.00015 अधन बर्तन यानी कांच का वास्तविक प्रसार, यानी बर्तन कौन है, कांच है ना, तो बर्तन यानी कांच का प्रसार गुणांक निकालना है। प्रसार गुणांक नहीं दिया तो इसको निकाल लेते हैं। तब यहां से जो हो जाएगा, बर्तन यानी कि कांच का प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा भाई, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, यानी देखिए सेम सारा जगह दशमलव का स्थान भी वही है, बस घटा दीजिए क्या, 18 में से 15 घटा दीजिए 3, तो लग लीजिए 0.0003 तो 0 रहेगा, 1 में से गया 0, 8 में से 5 गया 3, यानी इतने का क्या हुआ, बर्तन का रेखीय प्रसार गुणांक, यानी बर्तन में इतने का प्रसार गुणांक निकला हम लोग का कितना, 0.0003। इसको लिख सकते हैं क्या, 3 × 10 की पावर 1 2 3 4 5 स्थान लेने तो -5 लिख सकते हैं, इतना, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब निकालना है क्या, निकालना है हम लोग को क्या, कह रहा है कि कांच का रेखीय गुणांक होगा, तो रेखीय गुणांक कांच का, तो निकाल दे यहां से, कांच का रेखीय गुणांक कितना होगा भाई, तो जो हम लोगों ने निकाला है इसका प्रसार गुणांक 3 × 10 की पावर -5, अब बटा में कितना 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 × 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा आपका क्या, कांच का रेखीय प्रसार गुणांक निकलेगा कितना, 1 × 10 की पावर -5, 1 × 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इसको नोट करिए, ठीक ना, आपका बस फार्मूला था, आभासी प्रसार वास्तविक आभासी सब दिया था, बस बर्तन का प्रसार गुणांक यानी कांच रखा है बर्तन को,
तो कांच का निकाल के फिर उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कांच का रेखीय गुणांक निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेखीय गुणांक। तो ऑप्शन की बात कर ले तो जो 37 है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। 37 का ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट है। इतना क्लियर है। चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, सुनिएगा। 38 कह रहा है कि 1 मीटर व्यास के लोहे के रिंग को 1.005 मीटर व्यास की पुली पर चढ़ाया जाता है। यदि रिंग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तो रिंग के तापमान को कितना बढ़ाया जाए ताकि पुली परिधि पे सरक जाए। ठीक है, लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक रखना है कितना, यानी लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक रखना है 0.000 कितना रखना है भाई, तो 1.2 प्रति डिग्री सेल्सियस। देखिए पूछ कह रहा है उसकी प्रारंभिक लंबाई दिया है कितना, 1 मीटर है। कह रहा है कि उसको कितने मीटर व्यास पे चढ़ाया जा रहा है, यानी L2 का मान दिया है 0.005 इतना दिया है भाई, 1 दशमलव दिया है 1.005। मतलब कोई एक लोहे की पुली है, ऐसे रिंग है, इसको एक लकड़ी के पुली पे चढ़ाने मान लीजिए इतना बड़ा है, तो इसको बड़ा करके इस पे लाएंगे ना, यानी इसकी लंबाई में वृद्धि कितना होगी, तो इसका माइनस इतना कर देंगे, यानी जो इसकी L2 दिया है यानी इसको बढ़ा के इस साइज के करके इस पे चढ़ाया गया है, तो ये L2 लंबाई हो जाएगी इसकी परिधि और ये L1 हो जाएगी। तो डेल्टा L निकाल दे तो कितना आ जाएगा, तो 1.005 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0.005 डेल्टा L निकल के आ जाएगा। ये दिया रखा है, यानी इस लोहे का रेखीय प्रसार दे ही रखा है गुणांक, डेल्टा L निकल गया, L है ही है। अब पूछ क्या रहा है हम लोग को, डेल्टा T ही ना पूछ रहा है, किस ताप पे, डेल्टा T ही क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो रेखीय प्रसार गुणांक होता है ना, रेखीय प्रसार गुणांक बराबर L इंटू L डेल्टा T। L यहाँ से निकाल सकते हैं, डेल्टा T का मान क्या होगा, सेम वही डेल्टा L बटे में L गुणे अल्फा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ना। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से इसका मान, तो डेल्टा T बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा L का मान कितना है 0.005 बटे में L का मान कितना है 1 और अल्फा का मान कितना है, तो 0.00012। ऐसे को करिए कैलकुलेट, आपका आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 38 है ना, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करिए 0.05 और क्या करना है, भाग करना है, 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा, भाग करिए 0.00। देखिए 3 दशमलव, तो ये 3 दशमलव काट देगा, यानी 5 में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 दशमलव यहाँ तक काट देगा। तो भाग कर रहे हैं 5 में भाग कर रहे हैं हम कितना से, 0.012 से, 0.012 से। तो आपका आ जाएगा कितना, 416.66। इसको डिवाइड करेंगे ना तो आ जाएगा 416.666 ऐसे जाएगा। तो हम 2 स्थान तक लिख दे रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सही किए है ना सब, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले 38 का, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 416.66, 416.66 ऑप्शन नंबर बी, 38 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक ना, सब कुछ मान दिया था, बस डेल्टा T का मान पूछा है। आप रेखीय प्रसार गुणांक में डेल्टा T का मान एक साइड करके सब मान रख के निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है ना। चलिए देखते हैं कौन सा 38 हो गया, 39 देखते हैं, ठीक ना। देखिएगा 39 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक धातु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कितना है, उस धातु को 100 सेंटीमीटर लंबी छड़ पर ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। यानी इसमें डेल्टा L पूछ रहा है और सब मान दिया है, तो बस यहाँ से निकाल सकते हैं। डेल्टा L बराबर क्या होगा, अल्फा यानी रेखीय प्रसार गुणांक इंटू L इंटू डेल्टा T, और सबका मान दिया है। अल्फा एक मान दिया है कितना, यानी रेखीय प्रसार गुणांक दे रखा है कितना, 1.25 गुणे 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -5, और फिर दिया है उसकी धातु की लंबाई दी, यानी L का मान दे दिया है 100 गुणे डेल्टा T भी दिया है कितना, 10, कितना दिया है 10। तो बस करिए 1.25 गुणे 10 की पावर -5, ये हो जाएगा 10 की पावर -3,
तब हो जाएगा 1.25 गुणे 10 की पावर -2 है। इसका मतलब देखिए तो इतना आंसर दिया है, नहीं दिया। इसका मतलब चलिए भाग करिए, -2 का मतलब 100 बट्टा में 100 तो हो जाएगा डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा 1.25 अब बट्टा में 100। ठीक, 100 का मतलब 2 जीरो यानी इधर खिसकेगा ना दशमलव, ये यहीं से देख लीजिए, सेम आप लोग समझ लीजिए, भाग करने का कोई वजह नहीं है। देखिए हम लोग -2 घात कब आती है, जब दाएं से बाएं जाते हैं तो घात ऋणात्मक लेते हैं ना। अब यहाँ पे -2 है, इसका मतलब घात माइनस, अब इसको हटाएंगे यानी अब घात को हटा रहे, इसका मतलब 2 स्थान इधर आएगा ना, यानी दाएं से बाएं, अरे हाँ सॉरी दाएं से, हाँ सही बोल, दाएं से क्या आएगा बाएं आ रहा है ना, क्योंकि बाएं से दाएं जा रहा था तो ऋणात्मक वृद्धि हो रही थी, तो ये जो घात ऋणात्मक है इसका मतलब ये दशमलव अब किधर आएगा, इस साइड आएगा ना, उधर नहीं जाएगा, उधर जाएगा तो इसका मतलब अब वृद्धि होगी। इसको हटाना है मतलब दशमलव को इधर लाना है, तो 2 स्थान तक लाइए, तो 1 स्थान और 2 स्थान यानी 0.0125 0.0125 क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर डेल्टा एल का मान। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले, तो 0.0125 जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है 39 का डी, 39 का कौन सा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। बात सबको समझ में ये, जैसे यही था ना हम लोग को, जैसे 0.0125 है तो दशमलव को यहाँ पे लेके जाते हैं तभी तो इसके घात में माइनस ऋणात्मक वृद्धि होती है जितने स्थान तक ले जाते हैं। अब बस इसी को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इतना बस वही हुआ है, ठीक ना, सबको समझ में आया। यही -3 होता तो एक और जीरो लग जाता, -4 होता तो और, यही प्लस में होता तो दशमलव उधर भागता, ये घात प्लस में होती तो दशमलव इधर भागता, माइनस में तो दशमलव इधर भागता है। यदि दशमलव को इधर ले जाते हैं तो घात माइनस लगती है, यदि दशमलव को उधर से इधर लेकर आते हैं तो घात पॉजिटिव लगती है। बात सबको समझ में आई। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर देखते हैं चौथा 40 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपका ही बहुत ही आसान है, ठीक ना, सेम फार्मूले पर है, तो इसको नोट करिए। फिर देखते हैं 40 नंबर सुनिए। कह रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर धातु की एक छड़ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा 90 डिग्री सेल्सियस पर इतना सेंटीमीटर है, छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक बताइए। सेम दिया है, L1 का मान दिया है, L2 का मान दिया है, कितना कितना दिया है, T1 का मान कितना दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। T2 का मान कितना दिया है 90 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको 90 डिग्री सेल्सियस तक ला जाना है। L1 का मान कितना दिया है, L1 का मान 50 सेंटीमीटर, L2 का मान कितना दिया है तो 50.15, तो 50.15 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा 90 - 15 बराबर कितना हो जाएगा 5 और 7 75 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से डेल्टा एल निकाल ले तो कितना आ जाएगा 50.15 - 15 बराबर कितना हो जाएगा 50, अरे सॉरी 50 माइनस करना है, -50 तो कितना आ जाएगा 0.15। ठीक है, पूछ क्या रहा है हम लोग का रेखीय प्रसार गुणांक ना, रेखीय प्रसार गुणांक पूछ रहा है, तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है डेल्टा एल बटे में एल डेल्टा टी। इतना क्लियर है। अब चलिए सबका मान रखते हैं, डेल्टा एल का मान कितना है तो 0.15 बटा में एल का मान कितना है 50 गुणे डेल्टा टी का मान कितना है 75। इतना क्लियर है। अब इसी को करिए कैलकुलेट, इसी को करिए कैलकुलेट। चलिए सीधे हम कैलकुलेट कर देते, नहीं तो कटना होगा तो 15 × 5 = 75। ठीक है, 15 से इसको कटा सकते हैं और फिर डिवाइड करेंगे तो वहीं सेम वहीं रहे। चलो हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो पहले इसका कैलकुलेट करेंगे, नीचे का कैलकुलेट करेंगे। 50 गुणे 75 तो आएगा आपका 37 50, यानी 0.15 में अब भाग करना है 37 50 से। चलिए भाग कर दें, तो भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 0.00004 प्रति डिग्री सेल्सियस, 0.0004 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ रेखीय प्रसार गुणांक का मान कितना है 0.00004 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन की बात कर ले 40 का, तो 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 4 0 है ना। चलिए 4 0 देखें, ए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन आपका क्या कर रहा है मैच कर रहा है। इतनी बातें सबको समझ में आई।
प्रोसेस सबको समझ में आया? सिर्फ फार्मूला था आपका, ठीक ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 41 नंबर का, 41 वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात होता है। 1 2 3 तक गिनती गिन दीजिए, 1 2 3, यही होता है क्या? अनुपात। ये है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इन्हीं में अनुपात होता है क्या? 1:2:3 का। इतना क्लियर है? यानी अल्फा तो छोड़ दीजिए, बीटा बराबर क्या हो जाता है? 2 अल्फा और गामा बराबर क्या हो जाता है? 3 अल्फा। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा का मान 1 है तो बीटा कितना हो जाएगा? 2 अल्फा, गामा कितना हो जाएगा? 3 अल्फा। यानी इनमें अनुपात कितना होता है? 1:2:3 का, 1 2 3। इतना क्लियर है ना? तो ऑप्शन की बात कर ले तो 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? सही है। इतना क्लियर है? चलिए 41 हो गया। 42 देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का 0 डिग्री सेल्सियस पे आयतन V0 तथा घनत्व D0 है तथा T डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर वस्तु का आयतन VT तथा घनत्व DT हो जाता है, तो निम्न में से सही संबंध है। क्या कर रहा है कि YR यानी वास्तविक प्रसार गुणांक है, YR वास्तविक प्रसार गुणांक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ऐसे हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक ना, 42 का। तो कौन सा सही हो जाएगा? थ्योरी में देखिए, थ्योरी में देखिए पढ़े हैं, ऐसे था कि आप लोगों को जैसे V था, V0 था, फिर दाब पढ़े थे तो उसमें लाए थे ना हम लोगों ने कि V बराबर V0 1 प्लस क्या लाया था? तो गामा V इंटू टी लाए थे। तो उसी तरह इसमें क्या दिया है? अंतिम दिया है ना, अंतिम क्या दिया है? घनत्व dt दिया है, तो कितना हो जाएगा? घनत्व की बात कर ले तो कितना हो जाएगा? सब घनत्व में ही दिया है ना, तो अंतिम वाला रखते हैं तो कितना होगा? dt इक्वल टू D0 1 माइनस ओमेगा r इंटू टी। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर ए है क्या वो वही क्या होगा? करेक्ट होगा। इतनी बातें सबको समझ में आई? यानी ताप के साथ जो घनत्व परिवर्तन होता है उसका फार्मूला होता है, ठीक ना, ये आपका फार्मूला ही है 42 का। जैसे थ्योरी में हम लोगों ने निकाला था ना, V बराबर निकाला था ना, V0 1 प्लस गामा V इंटू टी। फिर दाब बराबर निकाला था, दाब P बराबर P0 1 प्लस गामा P इंटू टी। तो वैसे ही जो घनत्व का होता है, तो इसमें T दिया है, अंतिम घनत्व T दिया है, तो dt बराबर होता है D0 और 1 माइनस, यहाँ पे माइनस होता है dr इंटू टी, ठीक ना। तो जो ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? करेक्ट है, ठीक ना। ये फार्मूला होता है क्या? किताब के साथ घनत्व में परिवर्तन का फार्मूला होता है dt बराबर D0 1 माइनस ओमेगा r इंटू टी। ये आप लोग देखे भी होंगे कहाँ पे? तो ये जो ताप के साथ घनत्व परिवर्तन है ना, उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, उसका घनत्व ताप बदलने पे निम्न सूत्र द्वारा, निम्न सूत्रों के अनुसार किया गया है, देखा गया है। तो उसका यही फार्मूला था वहाँ पे। ये जो गामा आर लिखे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन के अनुसार लिखे, वहाँ पे सिर्फ गामा होता है। क्या होता है वहाँ पे? सिर्फ गामा होता है। तो ये फार्मूला ही है आपका, ठीक ना। तो कौन सा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी। आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में फार्मूला देखिए पूछा भी है ना, तो फार्मूला भी क्या करता है? पूछ देता है। जैसे 41 नंबर में क्या पूछ दिया था? आपका अनुपात पूछ दिया था। चलिए इतना क्लियर है ना। चलिए देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल बच्चा है और 2 तो ऑप्शनल ही हैं, ठीक ना, 2 तो ऑप्शनल टाइप ही हैं, वो ऐसे मार दिए जाएंगे। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जो तो 44 वाला सवाल, ठीक ना। 44 वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो 43 है वो बहुत ही थोड़ा उसका प्रोसेस लंबा है, तो मैं उसको शॉर्ट करके अगले वीडियो में दूंगा, ठीक ना। उसको अगले वीडियो में बता दूंगा, जब लेसन नंबर 12 शुरू करेंगे तो पहले उसको बता देंगे, ठीक है। अभी देखिए 11 बज गया है, रात का 11 बज रहा है, बजने वाला है, 15 मिनट कम है। तो थोड़ा इसका सोल्यूशन करने जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में बदलने जाएंगे तो थोड़ा काफ़ी वक्त लगेगा, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। बचा इस लेसन का 2 क्वेश्चन, लास्ट वाला 44-45, तो उसको देख लेते हैं। और जब लेसन नंबर 12 शुरू करेंगे तो आपको 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है, शॉर्टली करके, और आपको समझाने के फॉर्मेट में भी हो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए, ठीक ना।
तो चलिए 44 नंबर का सुन लीजिए। कह रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है। फटाक से बता सकते हैं आप लोग, सबको पता है क्या होता है भाई, C/5 बराबर क्या होता है, F-32/9, यही होता है ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा सही है, C/5। देखिए C/6, C/9, C/9, बी जो ऑप्शन है C/5 ऐसे ही मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन सही पता में आ जाएगा, C/5 होता है, लेकिन सिर्फ बी वाले ऑप्शन में ही C/5 दिया और में दिया नहीं, तो ऐसे ही और सब फेल हो गए। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का फ़ारेनहाइट तापमापी पे मापा गया ताप सेल्सियस पैमाने के मापे गए ताप का 4 गुना हो तो वस्तु का सेल्सियस पे माप होगा। जो फ़ारेनहाइट का मान है वो सेल्सियस के कितना गुना है, 4 गुना है, यानी F के स्थान पे कितना रखना है, 4C। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये संबंध होता है ना, तो F के स्थान पे 4C रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, C/5 बराबर 4C - 32/9, तिर्यक गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 9C बराबर 9C बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20C - 160। 160 को इधर लेके जाइए, 9C को उधर लेके जाइए, ठीक है, तो हो जाएगा 20C - 9C बराबर 160। समझ में आया कैसे, इस माइनस को इधर लेकर आ गए, समझो इधर लेकर आ, इसको इधर लेकर चले आए तो प्लस में हो गया, फिर इसको इधर लेकर चले गए तो माइनस में हो गया, तो उसी को लिखे हैं सजा के, ठीक ना। घटा देंगे तो 11C बराबर 160। अब भाग करेंगे तो 11 में कम में 11 50 होगा, 11 चौक 44 60 होगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 60 होगा, 11 5 55, फिर बचेगा कितना 50, 11 चौक 44, फिर 60, फिर 5 4 5 4 5 4 5 4 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग दशमलव के कितने स्थान पे ले रहे हैं, 2 स्थान पे ले रहे हैं, ठीक ना। तो इतना डिग्री सेल्सियस यानी 14.54 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन मिलाइए, 45 का 14.54, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, मैच कर रहा है, ठीक ना। तो 45 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। तो जो 43 नंबर का क्वेश्चन छूटा है उससे अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे लेसन नंबर 12 के साथ, और उस लेसन को शुरू करने से पहले आपका ये जो क्वेश्चन छूटा है 43 नंबर का, इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।